Hello everyone. So let's start with our today's topic, that is rent authority from section 36 to 55 of So let's start with section 36, that is appointment of rent authorities. So जो rent authority की appointment है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट से होती है और इसकी जो अथॉरिटी है वो कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लिमिट्स के विद इन है और उसी में जो है उसी जुरिस्डिक्शन में इसके रूल्स को इन्फोर्स किया जाता है। अब जो डेफिनेशन है जुरिस्डिक्शन की वो ये है कि जो बाउंड्रीज़ हैं जिसके बीच में एक एक्ट जो है इन्फोर्स होएगा उसी के अंदर जो है रेंट अथॉरिटी ऑपरेट कर सकती है। दिस मीन्स दैट कि रेंट अथॉरिटी के पास एक डेजिग्नेटेड एरिया होएगा जहाँ पे वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर पाएगी और अपनी ड्यूटीज़ को कैरी ऑन कर पाएगी। इसके बाद है एडिशनल रेंट अथॉरिटीज़। दैट मीन्स कि रेंट अथॉरिटीज़ के अलावा कुछ एडिशनल अथॉरिटीज़ जो कि कुछ बियॉन्ड द एडिशनल रेंट अथॉरिटी के पास कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस दिए गए होंगे रेंट अथॉरिटी की तरफ से इन राइटिंग, जिसको वो कैरी ऑन करेगी। अब एडिशनल रेंट अथॉरिटी के फंक्शंस क्या हैं? वो उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करेगी जो कि असाइन किए जाएंगे इन रिटन बाय द रेंट अथॉरिटी और इसकी जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। और पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडिशनल रेंट अथॉरिटी, एडिशनल रेंट अथॉरिटी के पास सेम पावर्स एंड ड्यूटीज़ रहेंगी जो कि रेगुलर रेंट अथॉरिटी के पास होती हैं और ये उनको एक्सरसाइज करेगा, पावर्स को परफॉर्म करेगा, ड्यूटीज़ को, वाइल कैरिंग आउट द फंक्शंस असाइंड टू देम बाय द रेंट अथॉरिटी। मीन्स जो रेंट अथॉरिटी ने उनको फंक्शन दिया है उसको करते हुए ही जो एडिशनल रेंट अथॉरिटी है वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगी और पावर को एक्सरसाइज करेगी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट्स ओवरसाइट। ट्रांसफरिंग एंड विदड्रॉइंग प्रोसीडिंग्स, ट्रांसफ़र और विड्रॉ कैसे किए जा सकते हैं केसेस बाय द रेंट अथॉरिटी। जो रेंट अथॉरिटी है वो किसी केस को मूव कर सकती है किसी और एडिशनल रेंट अथॉरिटी के पास, या फिर उसके पास ये पावर भी है कि वो किसी केस को वापस ले सकती है एडिशनल रेंट अथॉरिटी से और ख़ुद हैंडल कर सकती है, या फिर उसको किसी और जो है एडिशनल रेंट अथॉरिटी के पास मूव करवा सकती है। पावर सिमिलर टू सिविल कोर्ट, जो रेंट अथॉरिटी के पास है सेम पावर होएगी जो कि सिविल कोर्ट के पास होएगी। ये उसी तरह से लोगों को कॉल कर सकती है, टेस्टिफाई अंडर द ओथ कर सकती है, आस्किंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स, इशूइंग कमीशन फॉर द विटनेस एग्जामिनेशन एंड अदर मैटर्स स्पेसिफाइड बाय द लॉ। जो सिविल कोर्ट कर सकती है वो सारे के सारी पावर्स जो हैं रेंट अथॉरिटी के पास हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टेटस, जो प्रोसीडिंग्स है रेंट अथॉरिटी में जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की रेंट अथॉरिटी लोगों से डिमांड कर सकता है टू प्रोड्यूस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस के ऊपर। अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर, पेमेंट ऑफ फाइन्स, जो रेंट अथॉरिटी फ़ाइन इम्पोज करती है उसको एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर पे करना ही चाहिए। और जो रेंट अथॉरिटी है ये टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है पेमेंट को अगर वैलिड रीजंस हो तो। और अगर आप सेक्शन 38 प्रोवाइडिंग फेयर अपॉर्चुनिटी, जो रेंट अथॉरिटी है वो डिसीज़न नहीं करेगी ऐसा कोई भी जिससे किसी भी इंसान को नेगेटिव इम्पैक्ट हो और उनका जो फेयर चांस है अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपनी साइड को प्रेजेंट करने का, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए। समन्स एंड सर्विस, समन फॉर एनी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन के लिए समन लेने के लिए जो फॉलोइंग कोर्ट को एक स्पेसिफिक फॉर्म फॉलो करनी पड़ेगी जो कि शेड्यूल 111 में दिया गया है। और उसके एडिशन में जो सर्विंग ऑफ समन्स है ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू। लिमिट ऑन एडजॉर्नमेंट्स, जो रेंट अथॉरिटी है वो टिपिकली अलाउ नहीं करती 3 से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट रिक्वेस्ट करने की रिक्वेस्ट को ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, बट अगर एडजॉर्नमेंट्स की ज़रूरत पड़े 3 से ज़्यादा तो उसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न देना पड़ेगा और जो पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है उसको
रीजनेबल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अदर पार्टी को। लीव टू कॉन्टेस्ट एविक्शन, अगर टेनेंट को समन सर्व किया गया है एविक्शन का, देन जो एफिडेविट है उसकी फाइलिंग मस्ट होनी चाहिए टू कॉन्टेक्स्ट, और जो रेंट अथॉरिटी है उसको लीव देनी पड़ेगी जिससे टेनेंट को इविक्ट होने से बचाया जा सकता है। तो ऐसे फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया जाएगा और इविक्शन प्रिवेंट भी की जा सकती है। टाइम फ्रेम फॉर हियरिंग, जो हियरिंग का टाइम है वो क्विकली होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाना चाहिए। और रेंट अथॉरिटी का एफर्ट यही होना चाहिए कि जितनी भी एप्लीकेशन है उसकी जल्दी से जल्दी हियरिंग हो सके और उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके विद इन द 6 months। कंसीडरेशन ऑफ कॉस्ट, जो रेंट अथॉरिटी है वो दोनों पार्टीज़ को एक रीज़नेबल कॉस्ट लगाएगी जो कि प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है। इससे हेल्प होएगी फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इन द लीगल। रिकवरी ऑफ एरियर्स, अगर एविक्शन डिक्री पास हो गई है तो रेंट अथॉरिटी जो है ऑल्सो ऑर्डर करेगी रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट एंड अदर चार्जेस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर annum, and this amount is recoverable as arrears of limitation on रेंट अथॉरिटीज़ जुरिस्डिक्शन। रेंट अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन की लिमिट क्या होएगी, तो रेंट अथॉरिटी उन केसेस को हैंडल नहीं करेगा जिसमें अपील अगेंस्ट इट्स ऑर्डर्स, मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम द एक्ट एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, रिव्यूज़ ऑफ इट्स ओन डिसीजन, और ये जो मैटर्स हैं टिपिकली डील करेंगे थ्रू द डिफरेंट लीगल प्रोसेस। सेक्शन 51 जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, तो जो डेलीगेटेड पावर्स, डेलीगेशन का मीनिंग है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देना। तो डेलीगेटेड पावर्स का मतलब है एक इंसान ने जो उसके पास पावर्स हैं वो किसी और के ऊपर डेलीगेट करती हैं, वो किसी और को दे दी हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑथराइज़ करेगी स्पेसिफिक ऑफिसर्स को और अथॉरिटीज़ को टू एक्ट एज अपीलेट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। जो ऑथराइज्ड एंटिटीज़ हैं वो हैंडल करेंगी अपील्स को अगेंस्ट रेंट अथॉरिटी डिसीजन और एड्रेस करेंगी उन मैटर्स को जो कि पंजाब रेंट एक्ट के द्वारा अराइज हुए हैं एंड रिव्यू करेगी देयर ओन ऑर्डर्स। इंटरवेंशन इन रेंट अथॉरिटी केसेस, जो अपीलेट अथॉरिटी है वो अपने खुद के इनिशिएटिव से या फिर जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनकी एप्लीकेशन से रिव्यू कर सकती है रिकॉर्ड्स को उन केसेस के जो कि पेंडिंग है बिफोर द रेंट अथॉरिटी, और इसके पास एक डिस्क्रिशन है कि ये टेक ओवर कर सकती है केस को या फिर इंस्ट्रक्ट कर सकती है रेंट अथॉरिटी को कि किस तरह से केस में प्रोसीड करना। फाइलिंग एंड अपील, जो भी इंसान है जो कि रेंट अथॉरिटी के डिसीजन से डिसप्लीज्ड है, उसको पसंद नहीं आया, उसके पास राइट है कि वो अपील को फाइल कर सकता है विद इन द 30 days जिस डेट को डिसीज़न आया है। और जो अपील है वो राइटिंग में होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और जिस डिसीज़न के ऊपर अपील करनी है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी भी इंक्लूड होनी चाहिए। ये जो टाइम है ये 30 दिन से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है, पर उसके लिए वैलिड रीज़न फॉर डिले जो है वो देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है अपील का स्कोप। जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कवर करेगी बोथ लीगल एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर और डिसीज़न जो कि रेंट अथॉरिटी ने दिया है, और कुछ डिसीज़न कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस के अंडर ऐसे होंगे जिसको कि नॉट सब्जेक्ट टू अपील, जिसके ऊपर अपील नहीं हो सकती, लाइक सेक्शन 21, सेक्शन 33। उसके बाद है अपील इंक्वायरी, जैसे ही अपील की एप्लीकेशन या फिर अपील रिसीव होएगी तो जो अपीलेट अथॉरिटी है वो देखेगी कि एक्सेस करेगी इट्स मेरिट थ्रू एंड इंक्वायरी, और अगर उसको लगेगा कि अपील वर्दी है कंसीडरेशन के लिए तो उसको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा फॉर द एडजुडिकेशन,
और अगर नहीं वर्थ इट लगेगी तो अपील को रिजेक्ट कर दिया जाएगा रीजंस स्टेट करके। सो नेक्स्ट है टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ सर्टेन अपील्स। अपीलेट अथॉरिटी का जो एम होएगा वो ये होएगा कि वो अपील्स को रिजॉल्व कर सके स्पेसिफिक सेक्शंस के रिलेटेड विद इन 1 मंथ ऑफ फाइलिंग। और ये जो मैटर है वो इंक्लूड करते हैं सेक्शन 20 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज डी, ई एंड क्यू, और सेक्शन 21, 22, 23, 24 और 31। सो नेक्स्ट इज कॉन्सिलिएशन पावर। जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कॉन्सिलिएशन को फैसिलिटेट करेगी बिटवीन द पार्टीज़ जो कि इन्वॉल्व हैं इन द केस बिफोर द रेंट अथॉरिटी। और ये जो कॉन्सिलिएशन का एफर्ट है इज पार्ट ऑफ इट्स रोल इन एड्रेसिंग डिस्प्यूट्स एंड प्रमोटिंग रेजोल्यूशन। सो लास्ट है सेक्शन 55 रिप्रेजेंटेशन एट द अपीलेट अथॉरिटी। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की है अपील की अपीलेट अथॉरिटी के पास अंडर द पंजाब रेंट एक्ट, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है किस तरह से आप अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, आप पर्सनली अपीयर हो सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास। सेकंड, आप प्लीडर के थ्रू हो सकते हैं, मींस कि आप जो एक लीगल प्रैक्टिशनर है, लॉयर या एडवोकेट की पास जा सकते हैं टू सीक द हेल्प, ताकि वो जो है आपका केस प्रेजेंट कर सके। थैंक यू।